में एकदम सीधा सवाल है, क्या करेगा फेड? नमस्कार नीरज जी, आपको और सभी पैनल मेंबर्स को। और आपने मुझे वो शाह बना दिया। अब तो एक आजकल तो शाह का जमाना चल रहा है इंडिया में तो सेंटर में भी शाह है और मार्केट्स में भी शाह है, तो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। अच्छा, तो इस पे अगर नीरज, सवाल बहुत अच्छा है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोगों के लिए, आई थिंक, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है और इसको ना मैं नहीं चाहता हूँ कि वी शुड ओवर थिंक दिस, और लोग आते हैं रोज और देखते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं रहे हैं एंड देन वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट? क्या हो रहा है इसमें? तो देखिए, सिंपल बात है, मैंडेट फेड के और किसी भी सेंट्रल बैंक के, और इंडिया में आरबीआई कहें और कोई भी ग्लोबली, उनके दो मैंडेट्स होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन फिलिप्स कर्व। इकोनॉमिक्स का पुराना कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये होता है नीरज के, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक बैलेंस होता है हमेशा। अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, और एक को, अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल कम करने करने जाओगे। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सवाल लोग पूछ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो क्यों नहीं है? यूएस में अभी 3.5 3.6% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस जैसे कंट्री में ये जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो डिजायरेबल नहीं होता है। कोई भी इकोनॉमी में अबाउट 5% अनएम्प्लॉयमेंट जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि अब तकरीबन इट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड। क्योंकि वो 5% अनएम्प्लॉयमेंट रोटेशन में रहना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो उससे कम हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, विच मीन्स पीपल हैव मोर मनी, वर्कफोर्स की स्केर्सिटी हो जाती है, और फिर वेजेस बढ़ते हैं, और वेजेस फिर अल्टीमेटली पास ऑन होते हैं। कुछ वही खेल अब यूएस में हो रहा है। अल्टीमेटली 3.6% हिस्टोरिकल लो है अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसकी वजह से लेबर स्केर्सिटी हो रही है। लेबर्स को हाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं। लेबर को हाइक्स ज्यादा मिलेंगे तो देखिए, कम्युनिज्म का जमाना नहीं है, बट जो लोग सोच सकते हैं उसको जाके पढ़ सकते हैं कि अगर लेबर हाइक्स होंगे कैपिटलिज्म में तो फिर वो कंज्यूमर को पास ऑन होंगे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है नीरज कि अभी उनके दो मैंडेट हैं, उसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहे हैं। आई थिंक वो जरूरत से ज्यादा है। दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ाना है, तो उस 3.6% से 4.6, तो करीब तकरीबन इस प्रोसेस में यूएस में अबाउट 2 मिलियन लोग एक्स्ट्रा हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। तब इकोनॉमी बैलेंस में आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये उनकी मैंडेट की बात रही। नीरज, एक छोटा क्वेश्चन और एड्रेस कर देते हैं जो आपका था कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी। देखिए, इंपॉर्टेंट मैक्रो स्टेबिलिटी जरूर होता है और वो उसके लिए काम करते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मैंडेट है वो बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन होता है। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी टारगेट फॉर देम। 22 की मीटिंग को क्या करेंगे, बिल्कुल सही बताया नीरज आपने। हमारी 2 दिन पहले बात हो रही थी। उस समय तो मैं बिल्कुल माइनॉरिटी में था, और तकरीबन सभी किससे चैनल्स फेड चेयर से बात हो रही थी क्या? किससे बात हो रही थी? नहीं नीरज, वो ऑफलाइन आपको बताऊंगा, बट ओके ओके गुड। हाँ बिल्कुल। वो जब स्टॉक्स की चर्चा करेंगे प्राइवेटली तब हम बात कर लेंगे। हाँ बट जो जनरली चैनल्स पे ही बात कर रहे थे, वो एक बहुत माइनॉरिटी व्यू था। हाँ 10% लोग ही कह रहे थे देखिए अब तो फेड रुक जाएगा। बट आई एम मोर देन हैप्पी। कल ईसीबी के जो मूव्स आए और क्रिस्टीन लगार्ड ने जो अनाउंसमेंट दिया, उन्होंने तकरीबन वही बात कही कि देखिए, ये दो लड़ाई अलग हैं। स्टेबिलिटी हम फाइनेंशियल सिस्टम को देंगे। सेकंड, दिस इज नॉट अ लेमन मोमेंट इन द सेंस दैट ये वो उस लेवल का क्राइसिस नहीं है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड, इन्फ्लेशन की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इवेंचुअली, एंड नीरज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इकोनॉमी, inflation, it doesn't work for, the economy doesn't work for anyone in a high inflation environment, especially for the poor people. पॉलिटिशियंस का हमेशा अलग व्यू रहता है। वो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि पार्टी चलती रहे, लेकिन आई थिंक इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस बने हैं कि दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट। सो 22 को 25 बेसिस पॉइंट, नीरज, आई वुड हैव वांटेड 50, और मार्केट भी 50 चाहता था, शायद 25 आए और वो चलने देंगे उसको, और वो वही कहेंगे लास्ट में कि वी विल स्टे एट इट अंटिल द जॉब इज डन। पर गोल्डमैन सैक्स तो कह रहे हैं कि स्किप कर देंगे इस बार। सो वो नीरज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। हाँ हमें ये नहीं पता है कि ये वो जेनेट येलन, हमारी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस में, विच इज द फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ अब वो उनका पॉसिबली न्यूज है कि वो शायद चली जाए रिटायर होके। उसका रिप्लेसमेंट गोल्डमैन सैक्स से भी आ सकता है नीरज अगली बार। क्या तो ये बात है सर, ये कहाँ अच्छी खबर पे बताई आपने। तो कहां पर किसके तार जुड़े हुए हैं ना, और हाँ ये
ये सब एनालिस्ट जो है, ये सब सेल साइड व्यूज होते हैं, इनकी पब्लिक पॉस्चरिंग हर हफ्ते चेंज होती है, राइट? तो कौन किस करवट बैठा है नीरज, वो उसका अंदाजा तो फिर बाद में ही पता लगता है। So I wouldn't really take it as the economist view. I would take it as a view from a house which has all the political connections, right?